Everyone, a very good morning to all of you. Dear students, गैसेस स्टेट के इस चैप्टर में हमने कल वॉन डर वाल नियतांकों का परिकलन किया था। उसके साथ साथ हमने संपीड़ितता गुणांक जो क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक था जेसी उसको भी डिटेक्ट किया था। उसके मान को डिटेक्ट करते हुए हमने ये प्रूव किया था कि इसका मान एक स्थिरांक होता है जो कि 3/8 या 0.375 के इक्वल होता है। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, हमने कल के डिस्कशन में वॉन डर वाल्स आइसोथर्म कर्व की बात की थी और कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस डिस्कशन की स्टार्टिंग में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। जो TB और TC है उसके बीच में क्या संबंध होता है उसकी अगर हम बात करें तो वह ताप जिस पर वास्तविक गैस दाब के पर्याप्त परिसर में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है उस गैस के लिए वो ताप बॉयल ताप कहलाता है। कोई भी वास्तविक गैस जिस ताप पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे उसको हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बॉयल टेम्परेचर जो है उसकी हमने बात की थी, तो उसको हमने TB = A/RB के रूप में हमने इसका एक फार्मूला डिस्कस किया था। इसी प्रकार TC जो है क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप जो है वो 8A/27RB के इक्वल होता है। इन दोनों मानों को कंपेयर करें तो TB/TC इनमें एक दूसरे का भाग देते हैं तो TB/TC विल बी इक्वल टू A/RB/8A/27RB and that will be equal to 27/8 और इट मीन्स ये बॉयल टेम्परेचर और क्रांतिक ताप जो है उनका अनुपात 3.375 के इक्वल होगा। अर्थात जो बॉयल टेम्परेचर है वो TB विल बी इक्वल टू 3.375 इंटू TC, अर्थात क्रांतिक ताप TC का 3.375 गुना जो है वो बॉयल ताप होता है। बॉयल ताप का मान हमेशा क्रांतिक ताप से ज़्यादा होता है और ये अराउंड 3.3 टाइम्स अधिक होता है क्रांतिक ताप का। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वॉन डर वाल्स इक्वेशन की लिमिटेशंस। वॉन डर वाल समीकरण द्वारा वास्तविक गैसों के अधिकांश व्यवहार की सफलतापूर्वक व्याख्या करने पर के बावजूद भी इस समीकरण में कुछ कमियां हैं। इन कमियों में सबसे पहली कमी जो है वो वॉन डर वाल स्थिरांक A तथा B के मान स्थिरांक माने जाते हैं जबकि इनके मान ताप व दाब परिवर्तन पर परिवर्तित होते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न ताप व दाब परिसरों में A और B के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरी जो कमी है वो यह है कि इन वॉन डर वाल्स स्थिरांकों का उपयोग कर ज्ञात किए गए क्रांतिक स्थिरांकों के मान प्रायोगिक मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे VC/B का मान 3 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए VC/B के मान क्रमशः 2.80, 1.41 और 1.86 प्राप्त होते हैं। तो ये जो डेविएशन प्राप्त होता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी वॉन डर वाल्स समीकरण के द्वारा नहीं मिलती है। एक और कमी की अगर हम बात करें तो वॉन डर वाल्स समीकरण के अनुसार क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक का मान जो ZC है वो VC/RTC जो कि 0.375 होता है, जबकि प्रायोगिक मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे CO2 के लिए क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक का मान 0.375 के बजाय 0.274 प्राप्त होता है। तो इस बात की व्याख्या भी इस समीकरण के द्वारा हमें नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त वॉन डर वाल्स समीकरण द्वारा विभिन्न तापों पर
प्राप्त समतापी वक्र जो हैं वो कंटिन्यूस या सतत होते हैं, लेकिन प्रायोगिक समतापी वक्र क्रांतिक ताप से निम्न ताप पर डिसकंटिन्यूस होते हैं, असतत होते हैं। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन या व्याख्या इस वन रोल समीकरण नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त बॉयल ताप के प्रायोगिक मान व कैलकुलेटेड या परिकलित मान भी समान नहीं होते हैं। ये भी एक लिमिटेशन वन रोल समीकरण की है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वो है संगत अवस्थाओं का नियम तथा समानीत अवस्था समीकरण, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एंड द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें सीरियसली तैयार करना है। वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या के लिए वैन डर वाल्स गैस समीकरण का यूज किया गया, लेकिन इस समीकरण के दोनों स्थिरांक ए तथा बी गैस की नेचर पर निर्भर करते हैं, जो भिन्न भिन्न गैसों के लिए डिफरेंट होंगे। अतः इस समीकरण को सभी वास्तविक गैसों के लिए समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि वैन डर वाल्स समीकरण को समानीत ताप, दाब व आयतन के रूप में व्यक्त किया जाए तो एक ऐसी सामान्य समीकरण प्राप्त होती है जिसे सभी गैसों के साथ साथ उनकी द्रव अवस्था पर भी लागू किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी गैस के ताप, दाब व आयतन को उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन से भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो क्रमशः राशियाँ प्राप्त होंगी वो है क्रमशः समानीत ताप, समानीत दाब तथा समानीत आयतन, ये प्राप्त होती है। इसलिए समानीत ताप की अगर हम बात करें, रिड्यूस्ड टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो डेट विल बी इक्वल टू T/Tc। तो ताप और ये क्रांतिक ताप का अनुपात समानीत ताप कहलाता है। इसी प्रकार दाब, किसी गैस का जो दाब है वो और उसका उसी गैस का क्रांतिक दाब, इन दोनों का अनुपात जो है समानीत दाब कहलाता है। इसी प्रकार समानीत आयतन जो है वो V/Vc के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स गैस समीकरण जो है वो P + A/V² और V - B = RT होता है। वैन डर वाल्स स्थिरांक A तथा B तथा गैस स्थिरांक R के क्रांतिक नियतांकों के रूप में प्राप्त मानों को इस वैन डर वाल्स समीकरण में रिप्लेस करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा डेट विल बी P + 3Pc Vc² V² V - Vc/3 डेट विल बी इक्वल टू 8/3Pc Vc Tc × T। इस समीकरण में दोनों ओर Pc और Vc का अगर हम भाग दें, उससे हम डिवाइड करें, तो जो हमें इसी समीकरण का जो अन्य रूप प्राप्त होगा वो डेट विल बी इक्वल टू 8/3T/Tc। और इस प्राप्त समीकरण को दोनों ओर 3 से गुणा करेंगे तो P/Pc + 3Vc² और 3V/Vc - 1 डेट विल बी इक्वल टू 8T/Tc। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमें समानीत ताप दाब वाली ये समीकरण थी उसको, और ये अभी जो हमारी स्क्रीन पर जो समीकरण दिखाई दे रही है उस समीकरण दोनों को कंपेयर करें तो पाई + 3/5² और 3/5 - 1 विल बी इक्वल टू 8θ। यहाँ थीटा जो है वो समानीत ताप, पाई जो है वो समानीत दाब और फाई जो है वो समानीत आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस समीकरण में जो है उस समीकरण को हम समानीत अवस्था समीकरण या रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। यह समीकरण A, B तथा R से रहित है, अतः यह एक व्यापक समीकरण है
तथा द्रव व गैसीय अवस्था में सभी पदार्थों पर ये लागू होता है। इसे वैन डर वाल्स समीकरण से व्युत्पन्न किया गया है, अतः इसमें उस समीकरण के सभी दोष भी शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो समीकरण सामान्यत अवस्था वाली जो समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण से स्पष्ट है कि किन्हीं दो तरलों के लिए, जो लिक्विड्स हैं दो, उनके लिए यदि थीटा, पाई और फाई में से किन्हीं दो का मान समान है तो तीसरे का मान भी समान होगा। ऐसी अवस्था में वे तरल संगत अवस्थाओं या कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में कहे जाते हैं तथा यह संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, और इस डिस्कशन में हम थोड़ा सा और एक टॉपिक डिस्कस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, गैसों का द्रवण। जी स्टूडेंट्स, वे गैसें जैसे CO2, NH3, SO2, Cl2 आदि जिनके क्रांतिक ताप जो काफ़ी उच्च होते हैं, उनको पर्याप्त दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। लेकिन वे गैसें जैसे H2, O2, N2, हीलियम आदि जिनके क्रांतिक ताप काफ़ी कम होते हैं, वे केवल दाब बढ़ाने से द्रवित नहीं होते हैं। अतः इन गैसों को पहले क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है, तत्पश्चात उच्च दाब लगाकर द्रवित किया जाता है। गैसों को उनके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करने के लिए सामान्यतया जो दो सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इनमें एक सिद्धांत है जूल थॉम्सन प्रभाव और दूसरा है व्युत्क्रमण ताप। अगर हम जूल थॉम्सन प्रभाव की बात करें तो लेट मी टेल यू दैट जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुसार जब किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर एक सरंदर डॉट में से होकर प्रसारित होने दिया जाता है तो उसके ताप में कमी आ जाती है, अर्थात वो जो है गैस वो ठंडी हो जाती है, या अर्थात शीतलन प्रभाव ये दर्शाती है। क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, और जब गैस प्रसारित होती है, एक्सपेंड होती है, तो उनके अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं, जिसके लिए उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे वे अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करते हैं, अतः ताप में कमी आ जाती है। ये था जूल थॉम्सन प्रभाव। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करें तो कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि को सामान्य ताप पर प्रसारित करने पर ठंडी होने के स्थान पर वे गर्म हो जाती हैं, लेकिन अत्यंत कम ताप पर ये गैसें सामान्य जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर प्रसारित होने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। इस निश्चित ताप को ही हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, व्युत्क्रमण तापमान कहते हैं। किसी वास्तविक गैस के लिए वह ताप जिस पर प्रसारित होने पर वह न तो शीतलन और न ही हीटिंग या तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसे हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वैन डर वाल्स स्थिरांक A तथा B पर निर्भर करता है, और इसका मान जो है वो TI जो कि इन्वर्जन टेम्परेचर है, दैट विल बी इक्वल टू A/RB। व्युत्क्रमण ताप से अधिक ताप पर प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती हैं तथा इन्वर्जन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर प्रसारित होने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। इसलिए कम व्युत्क्रमण ताप वाली गैसों को पहले किसी अन्य साधन के द्वारा हम ठंडा करते हैं, और व्युत्क्रमण ताप से कम ताप होने पर गैसों को प्रसारित करके जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुकूल ठंडा करके अंततः उन्हें द्रवीभूत या लिक्विफाई कर लिया जाता है। गैसों के द्रवण की कुछ विधियां हैं जो हम काम में लेते हैं। इन मेथड्स में से फराडे मेथड है, एक लिंडे मेथड है, क्लाउड प्रोसेस है, और एक कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन है। तो इन सभी विधियों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप
आनंदम से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ पर पूरा फोकस करके रख रहे होंगे। इनको आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये 100 मार्क्स आपके परसेंटेज में भी ऐड होने वाले हैं। तो आनंदम की एक्टिविटीज़ आपको न सिर्फ एक मानसिक खुशी देगी, बल्कि आपके प्रोफेशनल जो एकेडमिक जो ग्रोथ है उसमें भी आपको वो पूरी तरह से हेल्प करेगी। इसलिए आनंदम और अपनी स्टडी दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।